नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बुक बूस्टर में। हम जीके जीएस का सेट 3 लेकर आ चुके हैं। उम्मीद है आपने सेट 1 सेट 2 देखा होगा। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी देखिए, इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। मतलब आयोडीन घोल को चावल पानी में मिलाते हैं तो वो नीला सा प्रतीत होता है। ये क्या दिखाता है? चावल के पानी में क्या है? ऑप्शन है वसा, विटामिन, स्टार्च और जटिल प्रोटीन। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च यानी मंड। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चावल जो है, चावल किसका सबसे अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट, चावल सबसे अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। प्रश्न है आपके सामने, भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1972, 1974, 1982, 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974। नेक्स्ट है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहां स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, शिमला, चेन्नई, देहरादून। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देहरादून कहां स्थित है, किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, और 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, वी गिरी, महात्मा गांधी और रामास्वामी नायकर। इसका सही आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। इन्होंने ही सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया। राम मनोहर लोहिया का जो है समाज में परिवर्तन लाने का 7 स्वप्न था, तो उसी को सप्त क्रांति कहा जाता था। वास्तव में यह स्वप्न जो था, यह सप्त क्रांति का जो स्वप्न था उनका, ये अन्याय के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है कि रामसर संधि निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस है वन्यजीव का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, नदियों का संरक्षण या आर्द्रभूमि का संरक्षण। तो रामसर संधि जो है संबंधित है आर्द्रभूमियों के संरक्षण से। रामसर जो है एक साइट है, एक शहर है, कहां का? ईरान का। ये इंडिया का नहीं है, नाम से लग रहा होगा कि इंडिया का है, लेकिन ये ईरान का एक शहर है। ईरान में क्या हुआ था? 1971 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें वेटलैंड्स के संरक्षण पर चर्चा की गई, इस पे प्रस्ताव पारित हुआ। तो 1971 में ईरान के शहर रामसर में यह संधि हुई थी, इसलिए इसको रामसर संधि कहा जाता है। यह संबंधित है आर्द्रभूमियों के संरक्षण से। अब आर्द्रभूमि है क्या? आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स। वेटलैंड्स नाम से ही पता चल रहा होगा, जो लैंड वेट हो मतलब गीला हो, मतलब वह भूमि जो जल से ढकी होती है, वह भूमि जो जल से ढकी होती है, जो जल से ढकी होती है। ये चाहे स्थायी हो चाहे मौसमी हो, स्थायी भी हो सकती है, मौसमी भी हो सकती है, लेकिन ये वेटलैंड्स कहलाते हैं। इनके संरक्षण के लिए रामसर संधि की गई थी। भारत जो है इसका सदस्य बना था, भारत सदस्य बना था 82 में, 1982 में भारत ने इस संधि को स्वीकार किया था। अभी टोटल भारत में अगर साइट्स देखे जाए, रामसर साइट्स कितने हैं? तो भारत में अभी रामसर साइट्स हैं आपके 82। भारत में अभी टोटल 82 रामसर साइट्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सौर सेल बनाने में यानी सोलर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, टाइटेनियम, टेफ्लॉन और सिल्वर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सौर सेल करता क्या है? सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल का काम क्या है? यह सौर ऊर्जा को, मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को चेंज किस में करता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में इसको चेंज कर देता है। कौन चेंज करता है? ये सौर सेल। सौर सेल, इसलिए इस सेल को क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं और दूसरा नाम? फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं। तो सौर सेल बनाने में किसका यूज होता है? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक आवश्यक एमिनो अम्ल है, कौन सा है? आवश्यक एमिनो अम्ल, एलिनिन, ल्यूसिन, सीरिन और ग्लूटामिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूसिन। ल्यूसिन जो है आवश्यक एमिनो अम्ल है। आवश्यक एमिनो अम्ल होता क्या है? वो अम्ल है, वो एमिनो एसिड्स है जो कि हमारा शरीर प्रोड्यूस नहीं करता है। ये हमारा शरीर जो है नहीं बनाता है। शरीर नहीं बनाता है तो कहां से आता है हमारे पास? तो ये आहार के माध्यम से मिलता है, आहार से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। और अनावश्यक एमिनो एसिड कौन सा है? जो हमें हमारा शरीर बना के देता है। अब देखिए ल्यूसिन है, इसके अलावा भी और भी आवश्यक एमिनो एसिड्स हैं, जिसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे आइसोल्यूसिन भी हो गया, आइसोल्यूसिन। इसके बाद थ्रियोनिन है, वैलिन है,
ये सब भी क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? चाय उत्पादन में पूछा जा रहा है कि कौन सा फर्स्ट है, सबसे लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम और तमिलनाडु। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, असम, ये लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। पूरे भारत का 50% से ऊपर चाय अकेले यही प्रोड्यूस करता है। अगर दूसरे स्थान पर देखें तो ये पश्चिम बंगाल है, सेकंड पोजीशन पे। इसमें कर्नाटक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? तो कॉफी में। सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर पूछा जाए तो ये कर्नाटक हो जाएगा। बट अभी क्या पूछा जा रहा है? चाय। तो चाय में नंबर 1 पे कौन है? असम। अगला प्रश्न है कि भारत आकार में क्या है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल में क्या है? विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है, विश्व में छठा सबसे बड़ा देश है, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत जो है 7वां स्थान रखता है विश्व में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? रूस, रसिया। उसके बाद कौन सा है? कनाडा। उसके बाद कौन सा है? ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2। तीसरे नंबर पे कौन है? चीन। चौथे नंबर पे कौन है? यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका भी बोलते हैं इसे। 5वें नंबर पे कौन है? ब्राजील। छठे पे कौन है? छठे पे है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां पे तो भारत है ही। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है रुक चीन, रुक चीन अब आ भारत। ये ट्रिक याद रखिएगा, रुक चीन अब आ भारत। इससे आप सीक्वेंस वाइज में आपको याद रहेगा। रू से रूस, क से कनाडा, चीन से तो चीन हो ही गया, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, अब भारत है ही। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए, इनमें से कौन सा गलत उल्लिखित है? मतलब कौन से ऐसे विषय हैं जो 42वें संविधान संशोधन में राज्य सूची से समवर्ती सूची में नहीं डाले गए हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? 1 वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन और स्थानीय सरकार। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर है स्थानीय सरकार। ये वह विषय है जो इसमें राज्य सूची से समवर्ती सूची में नहीं डाला गया है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसमें से राज्य सूची से निकालकर 5 विषय जो हैं, टोटल 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इनमें से और कौन कौन से हैं? ये तो था ही 1 वन्य जीवों पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। इसके अलावा 2 और है, वो है शिक्षा और नापतौल। देखिए संविधान में हमारा 3 सूची वर्णित है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। यानी संघ सूची वो विषय है उसमें जिस पर संघ केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाएगी। राज्य सूची में वो विषय उल्लेखित हैं जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में उन सभी विषयों का उल्लेख है जिस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां होगा? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, ब्राजील और अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। यहीं पे ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों खेलों का आयोजन होगा। ये भी कहां होगा? इसकी राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया? ऑप्शन है उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास और फर्रुख बेग। ये सारे चित्रकार इसी के दरबार में रहते थे। इसका सही आंसर क्या होगा? नादिर उल उस्र के खिताब से किसको नवाजा गया? ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था। अबुल हसन को जो है ना नादिर उज्जमा के खिताब से नवाजा गया था। नादिर उज्जमा, इसके खिताब से अबुल हसन को नवाजा गया था। जहांगीर जो है ना, इसके शासनकाल में चित्रकार को बहुत बढ़त मिली थी, बहुत इस पर ध्यान दिया गया था। इसके काल को चित्रकार का स्वर्णयुग, चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। देखिए जहांगीर इतना एक्सपर्ट था कि ये बोलता था कि आप 10 चित्रकार आ जाओ, एक कोई फोटो बनाओ, कान कोई बनाएगा, आंख कोई बनाए, पैर कोई बनाए, शरीर कोई बनाए, मैं फिर भी पहचान लूंगा कि किस चित्रकार ने कौन सा पार्ट बनाया है। इतना एक्सपर्ट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। पेले खिलाड़ी का नाम नहीं, ये किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है हॉकी, कुश्ती, बास्केटबॉल और फुटबॉल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है फुटबॉल। पेले फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी थे। ये कहाँ के निवासी थे? ये ब्राजील के थे, ब्राजील के खिलाड़ी थे। अब देखिए, इसको सर्वकालिक महान फुटबॉलर की संज्ञा दी जाती है, सबसे बड़े फुटबॉलर की संज्ञा दी जाती है। अभी फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे महान खिलाड़ी कौन माने जा रहे हैं? अभी
वर्तमान में जो खेल रहे हैं वो हैं रोनाल्डो, मेसी, और भारत के भी एक खिलाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ये बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। ये भारत के फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी अगर बोला जाए तो सुनील छेत्री ही हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सी कमेटी यानी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। ऑप्शन है केलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी या स्वर्ण सिंह कमेटी। इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्यों की एक सूची शामिल की गई है हमारे संविधान में। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स, ये संविधान के भाग 4A में है, और अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात करें तो 51A में है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संकल्पना है वो किस देश से ली गई थी? ये ली गई थी रूस से, सोवियत संघ से, रूस से ली गई है। पहले इसे सोवियत संघ कहा जाता था, ठीक है। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है अभी 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में है। अगला प्रश्न, यूटोपिया के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं प्लेटो, इरेस्मस, थॉमस मोर और शेक्सपियर। इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस मोर, इन्होंने ही यूटोपिया की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा। इडली को किस प्रक्रिया से बनाया जाता है वह क्या है? ए प्रेशर कुकिंग, बी स्टीमिंग, सी पोचिंग, डी फ्राइंग। सब जानते होंगे कि स्टीमिंग से बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिसको इडली पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपने घर बुलाऊंगा खाने के लिए। अगला प्रश्न है कि गंधार कला शैली समन्वय है किसका? कौन से दो शैली का मिश्रित रूप है ये गंधार कला शैली? ऑप्शन है भारतीय और पर्शियन, भारतीय और चीनी, भारतीय और तुर्क अफगान, भारतीय और ग्रीक कला। कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय और ग्रीक कला। भारतीय कला और ग्रीक कला का ये मिश्रित समन्वय रूप है गांधार कला। इसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी बोलते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं इसको। इसमें इस कला शैली में मैक्सिमम जो है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। बुद्ध प्रतिमाएं इसकी विशेषताएं हैं। गांधार कला शैली के अंतर्गत बुद्ध प्रतिमाएं बहुत सारी बनाई गई थी, और इस शैली का सबसे ज्यादा विकास जो हुआ था, सबसे ज्यादा विकसित हुआ था किसके समय में? कनिष्क के समय में। कनिष्क जो है एक कुषाण शासक थे, इनके समय में गांधार शैली का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है कन्नौज, पाटलिपुत्र, माहिष्मती, वल्लभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है कन्नौज। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। पहले हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर इसकी पूर्ववर्ती राजधानी थी, बाद में क्या हो गया? कन्नौज हो गया। हर्षवर्धन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि एक चीनी यात्री इसके समय में भारत आया था, उसका नाम पूछा जाता है, या तो उसका नाम देकर इसका नाम पूछा जाता है, इसका नाम देकर उसका नाम पूछा जाता है, तो वो थे ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री थे। ये हर्षवर्धन के समय में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग को युआन चुआंग भी लिखा जाता है, कहीं युआन चुआंग भी लिखा जाएगा कहीं कहीं, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, जो भी ऑप्शन में मिले ये मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह स्थापित हुआ था 1937 ईस्वी में, ठीक है। और ये तब तक कार्य करता रहा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना 1950 में कर दी गई। वैसे देखा जाए तो हमारा संविधान जो है ना, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत ही ज्यादा प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें कि तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। हिमीकरण विधि वो पूछ रहा है जिसमें कि तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन और या तो CO2 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या है? प्लेट फ्रीजिंग, ब्लास्ट फ्रीजिंग, स्प्रे फ्रीजिंग और इमर्शन फ्रीजिंग। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लास्ट फ्रीजिंग। अगला प्रश्न है, कटी, जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव फैलते हैं? ऑप्शंस हैं स्टेफाइलोकोकी, साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम और बैसिलस सीरम। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्टेफाइलोकोकी। इस सूक्ष्मजीव से जो है त्वचा का इन्फेक्शन यानी स्किन का इन्फेक्शन फैलता है और डिफरेंट टाइप के संक्रमण इससे फैल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है ध्वनि, शक्ति, समय और दूरी। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दूरी। ओडोमीटर से क्या नापते हैं? दूरी, डिस्टेंस। अब ये जनरली क्या होता है? वाहनों में लगा होता है। ये दूरी मापने के लिए क्या होता है? वाहनों में लगा होता है, गाड़ियों में। बाइक में देखा होगा आपने, जो आपका बाइक कितना किलोमीटर चला है वो दिखाता है, वो ओडोमीटर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, स्मिथ और रूसो। इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ये समाजवाद के क्या थे? प्रतिपादक थे कार्ल मार्क्स। इन्होंने क्या कहा था कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है,
अमीरों से छीन कर अपने में बांट लो, सब में बराबर बांट लो, इस तरह से इन्होंने क्या हुआ, हिंसा के माध्यम से समाजवाद लाने का प्रयास किया था। इन्होंने अवधारणा दी थी हिंसा के माध्यम से समाजवाद लाने का, उसी को वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी गई थी। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स की देन है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप जो है मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? ऑप्शन है दशरथ, चंद्रगुप्त, अशोक और बिंदुसार। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। ये है कहाँ? ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में। बनाया कब गया था? तीसरी सदी ईसा पूर्व में, तीसरी सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था। मूल रूप से ये क्या है? बौद्ध स्मारक स्थल है, बौद्ध स्थल है, ये बौद्ध स्थल है। सांची स्तूप कहाँ है? एमपी में। किसके टाइम पे बना था? अशोक के टाइम पे। अगला प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक फूड चेन होता है, उसमें किसकी संख्या सर्वाधिक होगी? उत्पादक की यानी प्रोड्यूसर की, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर की, द्वितीय उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर की, या अपघटक डिकम्पोजर्स की? कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। जो भी फूड चेन होता है ना, सबसे ज्यादा उसमें संख्या होती है उत्पादक की। उत्पादक कौन होते हैं? सभी पौधे, हरे पौधे जितने हैं ये उत्पादक है, प्रोड्यूसर है सारे। अब फूड चेन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। फूड चेन का एग्जांपल अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा है, इसको कौन खाता है? इसको मानिए कि बकरा खा गया, ठीक है। अब बकरा को कौन खा गया? अगर हम मांसाहारी हैं तो हम खा जाते हैं, मनुष्य खा जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पेड़ पौधा क्या हुआ? उत्पादक हो गया। बकरा क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। मनुष्य क्या हो गया? इसमें द्वितीय उपभोक्ता हो गया। इस तरह से। और अपघटक क्या होता है? जो सड़े गले मरे हुए जीव जंतु पर उसको अपघटित करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को अपघटक बोलते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है उत्पादक की। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? इंदिरा पॉइंट, किबिथु, इंदिरा कौल और सर्क्रिक। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा कौल। इंदिरा पॉइंट जो है ये दक्षिणतम है, ये दक्षिणतम है। उत्तरी बिंदु ये है इंदिरा कौल। क्वेश्चन है, ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, हिलेरी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा। एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है बराक ओबामा। बराक ओबामा कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये यूएसए के राष्ट्रपति थे, 44वें राष्ट्रपति। ठीक है, इन्होंने ही पुस्तक लिखी ए प्रॉमिस लैंड।